गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 1 सितंबर 2025 है और आज यूपीएससी के जो करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ की हम चर्चा करेंगे। जो कल और परसों जो न्यूज़ में रहे, खास तौर पे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, पीआईबी हो, वहाँ से जो न्यूज़ है उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो आइए बात करते हैं पहले एमसीक्यू की। पहला एमसीक्यू यहाँ पे बात कर रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या है? मोस्ट माइटोकॉन्ड्रियल जो प्रोटीन आर इनकोडेड बाय द न्यूक्लियर डीएनए। तो ज़्यादातर जो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन होते हैं इनकोडेड होते हैं किसके द्वारा? न्यूक्लियर डीएनए के द्वारा। साथ ही सेंसाइज होते हैं इन द साइटोसॉल मस्ट बी इम्पोर्टेड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। साथ ही साइटोसॉल से बने होते हैं, साइटोसॉल में बनते हैं और इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया में इंपोर्ट करना पड़ता है, जो ज़्यादातर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होते हैं। दूसरा, ऑल माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन इंपोर्ट अकर्स ओनली आफ्टर द ट्रांसलेशन इज कंप्लीट इन द साइटोसॉल। तो जो सभी माइटोकॉन्ड्रियल जो प्रोटीन तभी इंपोर्ट होते हैं जब उनका ट्रांसलेशन साइटोसॉल में हो जाए। अब ये जो दो स्टेटमेंट है यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब अगर आप दूसरा स्टेटमेंट है कि यहाँ पे इनकरेक्ट इसलिए लग रहा है कि अगर रिसेंटली एक रिसर्च हुई माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पर और उस रिसर्च में पाया गया कि लगभग जो 20% जो प्रोटीन का निर्माण होता है उस निर्माण के दौरान, लगभग 20% प्रोटीन निर्माण के दौरान या जब वो बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि पोस्ट ट्रांसलेशन ही इम्पोर्ट हो, मतलब ट्रांसलेशन की बात हो तो निर्माण के दौरान भी 20% के आसपास प्रोटीन पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आफ्टर ट्रांसलेशन ही जा रहे हैं। ठीक है, साइटोसॉल में जब पूरी तरह से बदल जाते हैं तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। अगर हम बात करें, ज़्यादातर जो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन जीन होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं, इसलिए उसे माइटोकॉन्ड्रिया के जो अंदर इंपोर्ट करना आवश्यक होता है। ठीक है, दूसरा रिसेंटली जो रिसर्च में मैंने आपको बताया है। अब इसमें अगर आप बात करें, कोड ट्रांसलेशन इम्पोर्ट वर्ड है, तो जो कोड ट्रांसलेशन इम्पोर्ट है उसमें प्रोटीन का जो छोटा सा पार्ट बनाने के लिए ऑर्गेनल में जाना पड़ता है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो माइटोकॉन्ड्रियल टारगेटिंग सीक्वेंस वर्ड इसको बोला जाता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन को पहुंचाने की विशेष व्यवस्था होती है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन हाँ इसमें अब यही बात है कि अभी माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन पर जो रिसर्च हुई इसमें यह बात आई कि जरूरी नहीं कि सारा ट्रांसलेशन होने के बाद ही जाए, 20% निर्माण के दौरान भी चले जाते हैं। दूसरा एमसीक्यू, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे बात किया जा रहा है, कार्डुलेडेनेंसा एकोर्नी इज द फर्स्ट डायनासोर इरा ड्रैगनफ्लाई फॉसिल डिस्कवर्ड इन द कनाडा, एक्सपेंडिंग अवर नॉलेज फॉर क्रिटेशियस इंसेक्ट। अब देखिए, कनाडा में एक अभी डायनासोर के एज का, जो डायनासोर जब एज चल रहा था उस टाइम पे एक ड्रैगन फ्लाई का फॉसिल मिला है। ठीक है, अब अगर हम बात करें उसको लेके यहाँ पे एमसीक्यू बना हुआ है। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि जो कनाडा में खोजा गया है ड्रैगन फ्लाई फॉसिल, जिसमें क्रिटेशियस टाइम के कीटों की समझ बढ़ी है। तो क्रिटेशियस टाइम पे जो इंसेक्ट्स होते थे उसको लेके जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ी है, ये ऐसा बोला जा रहा है जो कनाडा में जिसकी खोज हुई है। दूसरा, इट्स फॉसिलाइज्ड विंग वॉज फाउंडेड एट डायनासोर प्रोविंशियल पार्क, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अल्बर्टा। तो इसका जो जीवाश्म पंख है अल्बर्टा के डायनासोर जो प्रोविंस है वहाँ पे, डायनासोर जो प्रोविंस का जो पार्क है वो वहाँ पे मिला है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ आपको बताना है। अब अगर आप देखो, ये जो कार्डिनेल्सा जो एक्रोनी है, ये ड्रैगन फ्लाई 75 मिलियन ईयर पुराना है। मतलब कितना? 75 मिलियन ईयर पुराना। ठीक है, अब ये जो जीवाश्म है ये कनाडा का पहला ऐसा उदाहरण है जो बात कर रहा है कि जो कार्डिनेल्सा से जो जीव है, या मतलब ये जो रहा है उसके टाइम का है ना। साथ ही अगर आप देखो, ये जो जीवाश्म, ये फॉसिल है अल्बर्टा की खदान में मिला है। कहाँ पे? अल्बर्टा में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ याद रखनी, मिला कहाँ? अल्बर्टा में मिला है। दूसरा, तो दूसरे स्टेटमेंट भी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाता है। इसका जो फॉसिल है, फॉसिल जो पंख है, विंग है, अल्बर्टा में मिला है। और इसके बारे में जो कनाडा में जो खोज हुई है उसके बारे में यहाँ पे बता रहे। तो ये पूछा जा सकता है कि ये आखिर है क्या, इसका नाम दिया जा सकता है। ज़्यादा तो डिटेल नहीं पूछी जाएगी कि ये क्या है, ड्रैगन फ्लाई है या किसका फॉसिल है। इस सब के बारे में थोड़ा बहुत यूपीएससी कभी पूछ सकता है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखेंगे। अगला क्वेश्चन बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एनडीएमए के बारे में है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में। इसको हेड किया जाता है एक्स ऑफिशियो पीएम के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा इसको हेड किया जाता है। एंड ऑपरेट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और प्रधानमंत्री के द्वारा जो एनडीएमए है उसको हेड किया जाता है। अब आपको मैंने कल जो फाउंडेशन बैच में जो क्लासेस चलती हैं वहाँ पे मैंने बताया था कि जो डिजास्टर है उसको 3 लेवल पर अथॉरिटी होती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें एनडीएमए होती है, स्टेट लेवल पर एसडीएमए होती है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीडीएमए होती है। ठीक है, अब ये
जो हमारा एनडीएमपी कानून बना था 2012-13 के आसपास आई थिंक बना था, तो उस दौरान इस संरचना के बारे में यहाँ पे बात हुई। साथ ही सेंडाई फ्रेमवर्क का भी भारत सिग्नेचर किया है, डिजास्टर को लेके है। इस वजह से भी अगर आप देखें तो भारत इस संरचना में बेहतर ध्यान देता है। तो यहाँ पे पीएम के द्वारा इसको हेड किया जाता है और रिसेंटली अभी क्या हुआ, अपॉइंटमेंट हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 बना था, उसके अंतर्गत अगर आप देखोगे उसमें बात होती है कि ये एनडीए में हेड बॉडी है, पीएम अध्यक्षता रहेंगे, लेकिन ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करेगा, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे इसमें जो बात हो रही है कि जो एनडीए में है क्या करता है, जो डिजास्टर से रिलेटेड जो प्लान्स होते हैं उनको बनाता है, कैसे काम करना है, कैसे आपदा पे किस तरह से रिएक्ट करना है, ये सारी जो पॉलिसी है वो एनडीए में बनाता है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, उसमें अपॉइंटमेंट हुई है, पीएम ने 2 लोगों को अपॉइंट किया है और 3 लोगों को रीअपॉइंटमेंट दी है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट था, इसका दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे बात कर रहा है, अभी हाल में क्या हुआ है कि एक ऐसा क्रेडिट कार्ड जारी हुआ है जिसकी जो रीपेमेंट है ईएमआई के थ्रू की जा सकती है। तो इंडियाज़ फर्स्ट ईएमआई बेस्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च बाई भारत पे एंड यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो अलाउ करते हैं इंस्टेंट कन्वर्जन ऑफ परचेज इनटू ईएमआई। आपने कोई सामान खरीदा, उसको क्रेडिट कार्ड से उसको ईएमआई के थ्रू अगर आपको पेमेंट करना है, उसको कन्वर्जन को अलाउ करते हैं यहाँ पे भारत पे और यूनिट स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके बारे में यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। इसमें रुपे नेटवर्क के अंतर्गत काम करेगा, हैज़ नो ज्वाइनिंग एनुअल फीस। अब इसमें सपोर्ट कौन दे रहा है, यहाँ पे सपोर्ट एनपीसीआई प्रोवाइड कर रहा है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बोला। दूसरा, द क्रेडिट कार्ड कैन नॉट बी लिंक टू यूपीआई रिटेल पेमेंट, क्रेडिट कार्ड को यूपीआई के साथ लिंक नहीं किया जा सकता। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे एब्सोल्युटली रॉन्ग है। यहाँ पे यही तो बात है कि इसको क्या किया जा सकता है, यूपीआई से लिंक किया जा सकता है, जिससे लाखों लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। और ईएमआई से होने से क्या किया, जैसे कोई सामान लिया गया उसको तुरंत 12 माह की ईएमआई में उसको बदल दिया गया, तो आसानी से ईएमआई बदला जा सकता है। और अभी हाल में क्या हो रहा है, अगर कोई ज्वाइन करता है उसको 2% के आसपास यहाँ पे लाभ में मिलता है, कोई भी ऐसी ट्रेडिंग करने पर या खरीदारी करने पर। तो ओनली 1 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आप देखोगे, लूपेक्स एक मिशन है, ठीक है। लूपेक्स मिशन किसका किसका है, एक तो जापान का है, जापान की जो जाक्सा है उसका, प्लस इसरो का है, जाक्सा और इसरो का है। पर्पज क्या है कि चंद्रयान 5 जाएगा, चंद्रयान 5 उसमें क्या है, लैंडर और रोवर इस तरह से बनाया जाए कि जो रिसर्च है साउथ पोल पे बेहतर हो सके। अब लैंडर बना रहा है भारत और रोवर बना रहा है जापान। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, द लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन लूपेक्स मिशन इज ए ज्वाइंट मिशन, इसरो जाक्सा एम करेगा मून का साउथ पोल एक्सप्लोरेशन। मैंने जैसे कि बताया वो स्टेटमेंट इस वजह से करेक्ट है। दूसरा, इस लूपेक्स द लैंडेड एंड डेवलप्ड बाई इसरो, द रोवर बाई जाक्सा विथ एडिशनल पेलोड फ्रॉम नासा एंड ईएसए। अब इसमें नासा ईएसए के उपकरण भी शामिल है, ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो नासा और इससे थोड़े बहुत जो हेल्प ली जाएगी, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे मेनली जो मिशन किसका है, इसरो और जाक्सा का है। बहुत स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स रिलीज हुआ है किसके द्वारा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा। अब ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने कोलैबोरेट किया है अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंसी इकोनॉमी। तो AEEE के साथ इसको क्या किया है, अलाइन किया है और ये जारी हुआ स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स की कोई भी राज्य किस तरह से बिजली का कितना सदुपयोग कर पाता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन और गलत यूटिलाइजेशन और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन कर पाता है, उसको लेके इंडेक्स है, ठीक है। अब उसमें अलग अलग इंडिकेटर हैं, जैसे अगर आप देखो फ्रंट रनर है, अचीवर है, कंटेंडर है, एस्पायरेंट है। तो 4 कैटेगरी में जो रैंक यहाँ पे दी जाती है, ठीक है। और 66 इंडिकेटर यहाँ पे है, इंडस्ट्री है, बिल्डिंग्स है या ट्रांसपोर्ट है, एग्रीकल्चर है, ये सारे इंडिकेटर्स के माने जाते हैं। अब अगर हम स्टेटमेंट देखें तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है यहाँ पे जो बात हो रही है। दूसरा, SEEI 2024 असेसमेंट किया है 36 स्टेट एंड यूटीएस का, क्लासीफाई किया इनको 4 परफॉर्मेंस कैटेगरी में। 4 परफॉर्मेंस कैटेगरी उनके बारे में फिर से एक बार बता दे रहा हूँ आपको कौन कौन सी हैं। पहली है फ्रंट रनर, दूसरा अचीवर्स, तीसरा कंटेंडर्स और चौथा है एस्पायरेंट्स। तो बहुत स्टेटमेंट यहाँ पे इसका दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्रोकोथेमिस erythraea is scarlet dragonfly species found in high elevation in the western Ghats and Himalayan in India। तो जो क्रोकोथेमिस है, एरिथ्रेरिया है, ये लाल रंग की ड्रैगन फ्लाई होती है जो भारत के पश्चिमी घाट और हिमालय की ऊंचाई वाले क्षेत्र में मिलती है। अब दोनों स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट है आपको यहाँ पे बताना है। दूसरा, ठीक है, दूसरा एनालिसिस शोज दैट द
men from the western Ghats are genetically identical to those in the Himalaya। अनुसंधान बताते हैं पश्चिमी घाट का ड्रैगन फ्लाई हिमालय के समान है। दोनों स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अब अगर आप बात करें जो सी एरिथ्रिया है ना, ये ऊंचे ठंडे एरियो में सोलाज घास के जो मैदान होते हैं, ठंडे घास के मैदान पहाड़ियों में या हिम युग में पहुंची, अब अलग थलग हो चुकी है। और अगर हम बात करें दूसरा स्टेटमेंट जो ये बता रहा है कि ये एनालिसिस बताता है कि वेस्टर्न घाट में ड्रैगन फ्लाई हिमालय के समान है, तो पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे इसके करेक्ट हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल में अगर हम बात करें तो इसका जो वेस्टर्न घाट है उसमें इसकी खोज हुई, तो ड्रैगन फ्लाई क्रोकोथेमिस जो एरिथ्रिया है वो कहाँ मिला है, ये आपको याद रखना है। दूसरा कि जो क्रोडुलेडेंसा एक्रोनी है वो कहाँ खोज हुई, यह भी आपको याद रखना है, दोनों स्टेटमेंट। तो ऐसा होना हो कि आप पेयर्स में गड़बड़ी कर दें लगाने में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, द IMF इज ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 191 मेंबर्स कंट्रीज क्रिएटेड टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन एंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे जो ये है, क्या नाम है इसका, IMF ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सपोर्ट करता है, ठीक है, और रिसेंट में चर्चा में था। अब द IMF लेंड मनी डायरेक्ट टू इंडिविजुअल सिटीजन इट्स मेंबर कंट्रीज, तो डायरेक्ट लोगों को उधार देता है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत है, ये देशों को उधार देता है, सरकार सीधे नागरिकों को उधार नहीं देता, सरकारों को उधार देता है। और जब IMF बना, कब बना था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ। तो वहाँ पे दो इंस्टीट्यूट निकल के सामने है, वर्ल्ड बैंक और IMF, दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ? वाशिंगटन DC में। तो इमरजेंसी जो भी होती है ऐसी सिचुएशन में, फाइनेंशियल क्राइसिस सिचुएशन में, ये क्या करता है? लोन प्रोवाइड करवाता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी जिसे बोला जाता है। भारत को भी इसने 1991 जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो उसने लोन दिया था। तो अब इसमें बात हो रही कि IMF डायरेक्ट लोगों को लोन देता है, दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ओनली वन इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंजनगुड़ रसाबेल बनाना है GI टैग एंड इज ग्रोन इन मैसूर कर्नाटका ड्यू टू द स्पेशल सॉइल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रीजन। नंजनगुड़ जो रसाबेल केला GI टैग वाली किस्म है जो मैसूर कर्नाटका की विशेष मिट्टी में उगती है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, इट्स मेजर थ्रेट इन पनामा विल्ड अ लेदर चीज कॉज बाई सॉइल बोर्न फंगस, इसका प्रमुख खतरा पनामा विल्ट नामक फफूंद रोग है, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट। अब अगर आप बात करूँ ये है क्या, है ना, तो अगर हम बात करें मैसूर का जो चामराजनगर है, कहाँ पे? चामराजनगर है, नगर है, उसमें ये पाया जाता है, इसको GI टैग भी मिला हुआ है, कब? 2006 में, ठीक है। और जो एक रोग है अगर हम बात करें फिसेरियम ऑक्सीस्पोरम, उसमें जो समस्याएं देखने को मिलती हैं उससे ये निजात दिलाने में मदद करता है। कौन सा? नंजनगुड़ रसाबेला। तो ये है कहाँ का केला, GI टैग है कहाँ का? बेसिकली लोकेशन बेस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। फंगस रोग को भी ठीक करता है, प्रमुख खतरा पनामा विल्ट नामक फंगस रोग है, इसका प्रमुख खतरा जो एक फंगस रोग है। लेकिन अगर आप देखोगे ये है कहाँ पे, लोकेशन इसकी कहाँ पे है? कर्नाटका में है, विशेष मिट्टी पर होता है, GI टैग मिला है, ये स्टेटमेंट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, एक्सटेंडेड रेंज अटैक munition are precision guided air launch missile with a range of up to 450 किलोमीटर्स, माउंटेबल और मल्टीपल फाइटर एयरक्राफ्ट। तो जो एक्सटेंडेड रेंज एयर अटैक म्यूनिशन सटीकता से कई तरह के लड़ाकू विमानों पर छोड़े जाने वाली मिसाइलें हैं, इसकी रेंज 450 किलोमीटर है, इसके बारे में आपको बताना है। दूसरा, ERM यूज कॉम्बिनेशन ऑफ GPS इनर्शियल नेविगेशन एंड टर्मिनल 6 फॉर हाई एक्यूरेसी, इसमें उच्च सटीकता के लिए GPS का यूज किया जाता है, इनर्शियल नेविगेशन का, टर्मिनल सीकर का यूज किया जाता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसमें कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा? बोथ स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब ERMs जो नेक्स्ट जनरेशन, उसमें वॉल्यूम बेस्ड अगर आप बात करें, एक चीप जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं जो मदद करता है किस चीज़ को लेके, चाहे अगर आप देखें उच्च सटीकता से लेके जो GPS का यूज़ करना हो, चाहे इनर्शियल नेविगेशन का और टर्मिनल सीकर का उपयोग करता है, साथ ही कई लड़ाकू विमानों को छोड़ी जाने वाली मिसाइलें जिसकी रेंज 450 किलोमीटर है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे इसके करेक्ट हो जाएंगे। तो आज के